अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज अपना बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा टफ लगने वाला मगर एक अच्छा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, बायो एनर्जेटिक्स। तो इसको बेटा हमने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी जल्दी करना है, टाइम थोड़ा है, लॉकडाउन भी है, जो इंपॉर्टेंट है वो करवा रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला इसी में से आएगा। आपको पहली बात तो ये है कि व्हाट इज़ बायो एनर्जेटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। बायो एनर्जेटिक्स किसे कहते हैं? तो बेटा ये दो वर्ड्स का मजमूआ है। नंबर 1 हमारे पास आता है बायो और नंबर 2 हमारे पास क्या आता है, एनर्जेटिक्स। दिस वन असल में बायो रिप्रेजेंट कर रहा है लाइफ को और एनर्जेटिक्स शो कर रहा है एनर्जी को। एनर्जी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ ना, आप सुन रहे हैं, काम कर रहे हैं, इन सब के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और ये जो काम करने की एबिलिटी है किसी भी बॉडी की, उसे आप क्या कहते हैं? एनर्जी। एनर्जी की डिफरेंट किस्में होती हैं। लाइट एक एनर्जी है, हीट एक एनर्जी है, मैकेनिकल एक एनर्जी है, फ्रिक्शन से लॉस होती है हीट, वो भी क्या है? एक एनर्जी है। तो ये डिफरेंट तरीके की हमारे पास क्या है, केमिकल एनर्जी फूड में मौजूद होती है। तो ये डिफरेंट तरीके की क्या है, सारी एनर्जी हैं। लेकिन बायो एनर्जेटिक्स क्या है? आपने एनर्जी को पढ़ना है, स्टडी ऑफ एनर्जी। बायो एनर्जेटिक्स में आप पढ़ते हैं एनर्जी के बारे में। यू स्टडी अबाउट द एनर्जी, बट व्हाट डू यू स्टडी? यू स्टडी अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी को कंजर्व कैसे करते हैं और एनर्जी एक बॉडी में, लिविंग सिस्टम में यूज़ कैसे होती है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है, ये सारा आपने पढ़ना है। याद रखें ये सारी की सारी ब्रांच लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को फॉलो करती है। अच्छा, उसमें से एक जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ना तो एनर्जी क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, बल्कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज होती है। अच्छा, एनर्जी ज़रूरी क्यों है मैं बता चुका हूँ आपको डिफरेंट काम करने के लिए। लेकिन एनर्जी दुनिया में आती कहाँ से है? मेन सोर्स कौन सा है, मेजर सोर्स कौन सा है? तो ये मैंने बनाया हुआ है, एंड दैट इज सन, सूरज। कोई भी जानदार है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सन की लाइट पे डिपेंड करता है, क्योंकि इससे हमें हीट एनर्जी मिलती है। अच्छा, डायरेक्टली जो सबसे पहला बंदा या जानदार जो अपनी खुराक को बनाता है उसे कहते हैं प्लांट्स। प्लांट्स कैसे? ये एक प्लांट है, ठीक है, और इसके ऊपर पड़ रही है सूरज की सनलाइट। इसके अंदर मौजूद होता है क्लोरोफिल, ठीक है, जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, ज़मीन से ये पानी लेता है अपनी रूट्स के ज़रिए, हवा से ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ दिस सनलाइट प्रोवाइडेड बाय मिस्टर सन, ये जो सूरज हमें लाइट देता है, तो इन कंपाउंड्स को, जो कि पुअर एनर्जी वाले कंपाउंड होते हैं, बदल दिया जाता है किसके अंदर? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। C6H12O6 प्लस वो ऑक्सीजन जिसमें हम सांस लेते हैं। तो मैं कहता हूँ अभी लगे आती फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन कर लेते हैं। मैं आपको पहले बाद में करवाना चाह रहा था, लेकिन चलें अभी कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड का पता होगा तो इनऑर्गेनिक का पता होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन यानी हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव। केमिस्ट्री में आप 10th में और इवन 9th में भी ब्रांचेस में ये पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों? ये हाइड्रोजन और कार्बन पर मुश्तमिल है। तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड को इस्तेमाल करते हुए सनलाइट की मौजूदगी में, और उसके साथ साथ आपके पास इसके अंदर क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट, लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट होना ज़रूरी है। उससे आप क्या बना देते हैं? शाबाश, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं, और उसके साथ ये ऑक्सीजन निकलती है जिससे हम सांस लेते हैं। अभी बात करेंगे ये प्रोसेस कौन सा है, लेकिन पहले फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कौन से? एनर्जी पुअर कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड। असल में यहां पर एनर्जी आपकी बुक में लिखा होगा एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यहां वर्ड किया होगा ऑक्सीडाइज कंपाउंड। ऑक्सीडाइज्ड क्यों कह रहे हैं? ऑक्सीजन, कार्बन के अंदर ऑक्सीजन है, मतलब कार्बन की ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये दोनों ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड है, यानी हाइड्रोजन और कार्बन के अंदर क्या मौजूद है? ऑक्सीजन मौजूद है, ये ऑक्साइड्स हैं इनके। और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनको बदल दिया जाता है किसके अंदर? ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। और ऑर्गेनिक कंपाउंड यहां पर जो मैं आपके सामने शो कर रहा हूं, दिस इज फूड, ये खुराक है। और खुराक, इस खुराक के अंदर मौजूद है कार्बन और हाइड्रोजन में बॉन्ड, यानी हाइड्रोकार्बन। और ये जो एनर्जी सनलाइट से आई है ना, सनलाइट से आई है, प्लांट ने इसे महफूज कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी।
इसका बाद में क्या होगा अभी बताऊंगा आपको, पहले ज़रा देख लें। तो ये थी जनाब फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन, जो हमने बाद में कर दी थी, मैंने आपको पहले करवा दिया, इसको कर लीजिएगा। ओके, अच्छा, इस प्रोसेस के दरमियान ना जो दौरान ये रिएक्टेंट वो चीज़ें होती हैं जो मिलकर कोई नई चीज़ बनाती है, और ये इस रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं, किसके? फोटोसिंथेसिस के। अच्छा, वक्त के साथ साथ हवा में ऑक्सीजन आती गई। अभी मैं पूछूँ ऑक्सीजन का क्या काम है, तो आपको हम इसमें सांस लेते हैं। हाँ, हम सांस लेते हैं, तो वो भी एक प्रोसेस है, ठीक है। पहले एनर्जी इस माहौल में फोटोसिंथेसिस के जरिए खुराक के अंदर सेव कर दी गई, ठीक है जी। अब वो खुराक खाएंगे आप और मैं, यानी C6H12O6 खुराक को हम खा जाएंगे, और हवा से हम लेंगे ऑक्सीजन, और इसको लेने के बाद हम इस फूड को तोड़ देंगे। तोड़ने को कहते हैं कैटाबोलिज्म। किस में तोड़ेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड में, और किस में? वाटर के अंदर, ठीक है जी। ये बिल्कुल फोटोसिंथेसिस का उलट। रेस्पिरेशन इज रेसिप्रोकल, उलट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अच्छा, एक प्रोसेस के अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है, फोटोसिंथेसिस को कहते हैं एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस। दूसरे प्रोसेस के अंदर एनर्जी रिलीज हो रही है, फूड जब टूटता है एनर्जी निकलती है, इसलिए रेस्पिरेशन को कहते हैं एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। अच्छा, किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अच्छा, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, और वो क्या है? एटीपी इज लिंक्ड बिटवीन कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म, एक्सप्लेन। तो ये पूरी स्टोरी को आप अगर दोबारा याद जरा ज़हन में लाएं, तो सबसे पहले क्या आया था हमारे पास? मैं एक स्कीमेटिक चीज़ बना रहा हूँ। सनलाइट आई थी, सनलाइट पौधे के अंदर एटीपी में बदली, एटीपी को फूड के अंदर केमिकल एनर्जी की शक्ल में महफूज कर लिया गया। ये हो रहा था फोटोसिंथेसिस के अंदर। जैसे ही रेस्पिरेशन शुरू हुई, तो रेस्पिरेशन के अंदर इस फूड को लिया जाएगा, इस फूड को तोड़ा जाएगा, ब्रेक किया जाएगा, ठीक है जी। और जैसे इस फूड को तोड़ा जाएगा, इसमें से एनर्जी निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एक में एटीपी फूड में गई है, दूसरे में एटीपी फूड से निकली है। अच्छा, जो फूड बना है इसको कहते हैं एनाबोलिज्म, फूड टूटा इसको कहते हैं कैटाबोलिज्म। तो एनाबोलिज्म में एनर्जी एटीपी जो है वो बॉन्ड में स्टोर हो रही है, ठीक है, केमिकल एनर्जी की शक्ल में, और फिर वही केमिकल एनर्जी की शक्ल बाहर निकल रही है, ठीक है। तो यही बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि ये एटीपी है लिंक बिटवीन किसके? शाबाश, एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं फोटोसिंथेसिस की तरफ। ध्यान से देखना आपने, ये फोटोसिंथेसिस की सिंपल रिएक्शन है, सादा सा रिएक्शन है ये फोटोसिंथेसिस का, जो आपके सामने इस वक्त आपकी स्क्रीन में मौजूद है। असल में फोटोसिंथेसिस का ये रिएक्शन नहीं है, तारीफ में आपको बता चुका हूं। इनऑर्गेनिक एनर्जी पुअर ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड रिड्यूस्ड इनटू एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड। रिड्यूस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये हाइड्रोजन इसमें दाखिल हो जाएगी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। ओके, असल में ये रिएक्शन होता है 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 H2O। कितने? 12। दोनों में फर्क देख लो साथ साथ। ऊपर मैंने 6 लिखे हैं, ये सिंपल इक्वेशन थी। सही वाली इक्वेशन ये है, इससे क्या बनेगा? C6H12O6, और साथ में 6 ऑक्सीजन तो निकलती हैं, लेकिन 6 वाटर के मॉलिक्यूल भी निकलते हैं। 12 आप यूज करवाते हैं, 6 दोबारा आपको प्रोडक्ट में मिल जाते हैं। वही सारी बातें, लाइट एनर्जी आती है, क्लोरोफिल होना जरूरी है, सनलाइट आती है, क्लोरोफिल होना जरूरी है। असली इक्वेशन ये है जिसमें 12 मॉलिक्यूल यूज होते हैं, 6 आपको दोबारा वापस मिल जाते हैं। तो भाई 12 इन्वेस्ट किए 6 बच गए, तो आप उसको यूज नहीं करते, ठीक है। जो चीज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में भी मौजूद हो उसको आप एक बार बैलेंस कर लेते हैं। 12 यूज किए, रिएक्टेंट में 6 वापस मिल गए, तो हम कहते हैं भाई 6 यूज हुए, 6 यूज नहीं हुए, इसलिए हम सिंपल इक्वेशन यही लिख लेते हैं। और ये वो ऑक्सीजन है जिसमें हम सांस लेते हैं। खैर एनी हाउ, ये असल इक्वेशन ये है, ठीक है। दिस इज सिंपल एंड दिस इज एक्चुअल इक्वेशन। यहां तक मेरा ख्याल है मेरी बात समझ आ गई होगी। अच्छा, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की थोड़ी थोड़ी बातें और कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस सिर्फ लाइट की मौजूदगी में होती है। फोटो मीन लाइट, सिंथेसिस में कुछ चीज़ का बनना। रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन जोन से ये हर वक्त होती है। उनके प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं, डिटेल में फिर कभी पढ़ेंगे इसको। मैं टॉपिक से हटना नहीं चाहता क्योंकि जल्दी जल्दी आपका कोर्स खत्म करना, ताकि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके। अरे साथ साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया करें, ये बड़ा मोटिवेट करता है। ओके, तो हमने अभी बात कर रहे थे रेस्पिरेशन के बारे में। तो ये दोनों प्रोसेस एक वक्त आता है, दोनों इक्वल रेट पर हो रहे होते हैं,
जितनी फोटोसिंथेसिस प्लांट में हो रही होती है उतनी रेस्पिरेशन हो रही होती है। और ये कब का वक्त होता है? जब सूरज निकल रहा होता है या सूरज गुरूब हो रहा होता है। इसको कहते हैं डाउन टू डस्क। डाउन या डस्क के वक्त सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा नहीं होती, इतनी कम भी नहीं होती। इस वक्त क्योंकि लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन दोनों इक्वल रेट में चल रहे होते हैं, इसे कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट। हो सकता है ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज कंपनसेशन पॉइंट। तो आपने ये बताना है कि एट विद द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। अच्छा, फोटोसिंथेसिस एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस के अंदर एनर्जी सनलाइट वाली आके खुराक में महफूज हो जाती है, रेस्पिरेशन के अंदर या रेस्पिरेशन के अंदर वो एनर्जी निकाल दी जाती है और उसे हम जैसे जानदार फूड खाने के बाद इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। एक साइंटिस्ट था वैन नील, उसने एक हाइपोथेसिस दिया। उसने कहा फोटोसिंथेसिस में वाटर का क्या रोल है। एक तो रोल ये है कि जो ग्लूकोज के अंदर हाइड्रोजन आया ना वो वाटर से आया, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये आया तो इसकी रिडक्शन हुई है, लेकिन सवालिया निशान ये था कि ऑक्सीजन कहाँ से आता है। क्या इस कार्बन डाइऑक्साइड से आता है, क्या इस वाटर से आता है? दोनों में ऑक्सीजन मौजूद है ना, तो बड़ी प्रॉब्लम थी, पता नहीं लग रहा था कहाँ से आती। इस दौरान फिर वैन नील ने 1930 में कहा कि भाई ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन ये कहाँ से आती है? कम्स फ्रॉम वाटर। और इसने इसको जस्टिफाई करने के लिए बैक्टीरिया का प्रोसेस डिस्कस किया। प्रूफ बाद में हुआ। ये बैक्टीरिया का प्रोसेस कैसे डिस्कस किया? उसने कहा देखें, बैक्टीरिया वाटर की जगह H2S हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं और उनकी फोटोसिंथेसिस की वजह से हवा के अंदर क्या आती है? सल्फर आती है। उसने इस चीज को जवाब बनाया कि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड वो भी यूज करते हैं, लेकिन वाटर की जगह कई बैक्टीरिया H2S यूज करते हैं, तो वो हवा में भी सल्फर निकालते हैं। लेकिन इसकी बात का भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं मौजूद था। 1940 की बात है, आइसोटोप्स डिस्कवर हो गए। आइसोटोप्स क्या होते हैं? केमिस्ट्री में 9th क्लास में आपने पढ़ा है। खैर मैं बता देता हूं। ऑक्सीजन मैंने 2 बार लिखा ना, 2 बार क्यों लिखा? इन दोनों ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सेम है 8। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को। जिस चीज में जितने प्रोटॉन होते हैं उसका एटॉमिक नंबर होता है। लेकिन ऊपर वाली ऑक्सीजन का मास है 16, नीचे वाली ऑक्सीजन का मास है 18। इसको आप कहते हैं हैवी एटम। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, इसे कहते हैं आइसोटोप्स कहते हैं। क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि दोनों में न्यूट्रॉन के नंबर सेम नहीं होते। जब इसकी डिस्कवरी होगी ना, तो साइंटिस्ट के लिए बताना इंतहाई आसान हो गया कि हवा के अंदर ऑक्सीजन कहां से आती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आपने कर लेना। चले मैं एक इक्वेशन को 2 बार लिख रहा हूं, देखिए प्लीज। H2O मिलता है किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। और बनता क्या क्या है देखना ज़रा आपने प्लीज़। बनता क्या है हमारे पास इन दोनों के मिलने से। जब ये मिलते हैं तो हमारे पास एक तो हमारे पास बनता है C6H12O6, 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 और दूसरी हमारे पास आती है ऑक्सीजन, ठीक है जी। अब इस साइंटिस्ट ने किया क्या? इस साइंटिस्ट ने ये किया कि एक बार उन्होंने ऑक्सीजन को, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन ली गई उसका मास था 16 और दूसरी बार जो ली गई उसका मास था 18। इसी तरह जब इस वाटर का एक्सपेरिमेंट नंबर 1, तजर्बा नंबर 1, प्रैक्टिकल नंबर 1 में वाटर की वो ऑक्सीजन ली गई जिसका मास था 16, कार्बन डाइऑक्साइड की ली गई 18 मास वाली। जब ऐसा किया तो हवा के अंदर जो ऑक्सीजन आई उसका मास था 16। दोबारा फिर तजर्बा किया गया। अगले तजर्बे में वाटर का ऑक्सीजन जो लिया गया वो हैवी एटम वाला था। ऐसा वाटर लिया गया जिसके ऑक्सीजन में कौन सी थी? हैवी ऑक्सीजन। जिसके अंदर कौन सी थी? हैवी ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड कौन से ली गई? जिसमें ऑक्सीजन क्या थी? 16 मास वाली। तो हवा के अंदर जो ऑक्सीजन आई उसका मास क्या था? 18 मास था। तो देख गौर कर रहे हैं आप, जब वाटर 18 वाला लिया तो ऑक्सीजन हवा में कौन से निकली? 18 वाली। 16 वाला लिया तो कौन से निकली?
16 वाली। इससे प्रूफ हो गया कि ऑक्सीजन जोन सी है वो कहाँ से आती है, वाटर के ब्रेकडाउन से आती है। अभी हम पिगमेंट्स वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आप जल्दी जल्दी इसमें से जो शॉर्ट बनते हैं मैं शो कर रहा हूँ उनको जल्दी से देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अभी हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में जिक्र किया और ये जिक्र किया कि फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट पकड़ी जाती है, फूड में कन्वर्ट कर दी जाती है, फूड के अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर ली जाती है और इसमें क्लोरोफिल बहुत ज़रूरी होता है और वो एक पिगमेंट है। और अब हम जो लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं वो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको लाइट के नीचे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, यानी इनको पास करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप अपने फिजिक्स को रिकॉल करें तो अपने वेव की दो टाइप्स पढ़ी थी, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको पास करने के लिए कोई ना कोई मीडियम दरकार होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो इसको मीडियम दरकार है। साउंड वेव क्या है? मैकेनिकल वेव है। लेकिन लाइट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसी किसी मीडियम की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है तो आगे चलते हैं। ये लाइट के, ये विजिबल लाइट है, ये विजिबल रेज है। जब ये किसी प्रिज्म में से पास करती हैं 7 रंगों में तकसीम हो जाती है। आपने रेनबो देखी होगी, धनक, उसके भी 7 कलर होते हैं ना, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। इसे हम याद करते हैं रॉयज बिव से। लेकिन कुछ रेडिएशन ऐसी भी हैं जो हमें आंखों से नजर नहीं आती, जिनमें अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, कॉस्मिक रेज, रेडियो वेव्स, ये सारी वेव्स शामिल। ये डिफरेंट वेव्स हैं, ठीक है जी। अच्छा, खैर इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करना भी हमारा मकसद नहीं है। केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर 4 के अंदर गालिबन आपने स्पेक्ट्रम के टॉपिक पढ़े होंगे 5 के अंदर, तो उसके अंदर भी आपको मिल जाएगा। अभी हमने टू द पॉइंट रहना है, बिल्कुल जो बात है वो डिस्कस करनी है। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं राउंड अबाउट 25 to 26 लेक्चर के अंदर आपकी पार्ट 1 की बुक क्या कर दूं, ख़त्म कर दूं और स्मार्ट सिलेबस आपको बिल्कुल रेडी होता कि एग्जाम में बैठे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कोशिश कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा। अक्सर का डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या मौजूद होता है, कोई नोट्स मौजूद होते हैं, कोई लिंक्स मौजूद होते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, ये लाइट स्प्लिट कर जाती है डिफरेंट रंगों के अंदर। अब पिगमेंट क्या है? लेट्स सपोज ये कोई पिगमेंट है, ये कोई पिगमेंट, कोई पिगमेंट है, ठीक है जी। इसके अंदर से यही सेम विजिबल लाइट पास कर रही है। लेकिन होता क्या है, जैसे ये तो 7 रंगों में स्प्लिट हो गई, इसमें क्या होता है, आपको 7 कलर में से कुछ कलर तो बाहर मिलते हैं, कुछ कलर गायब हो जाते हैं। वो गायब नहीं होते, असल में पिगमेंट एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो क्या कर देता है, एब्जॉर्ब करता है लाइट को, जो रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा, जो रंग एब्जॉर्ब कर लिए पिगमेंट ने वो आपको नज़र नहीं आएंगे, बाकी आपको नज़र आएंगे। असल में ये मैं जिस पिगमेंट की इधर आपको सारा बता रहा हूँ, ये क्लोरोफिल ही करता है। क्लोरोफिल ब्लू, वायलेट, ऑरेंज या जो रेड है इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसको मैंने याद कैसे किया हुआ है, बीवी और, ठीक है, बीवी और। इसका मतलब हरगिज़ ये ना समझिएगा कि कोई बंदा कह रहा है मैंने नई शादी करनी है, वैसे ही बीवी और ये क्या है, IgY। ये IgY, क्लोरोफिल पता ना ग्रीन होता है, ग्रीन, तो ग्रीन इसकी वजह से होता है, ठीक है। कुछ कलर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कुछ ट्रांसमिट या रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ये ट्रांसमिट हो चुके हैं। ट्रांसमिट का मतलब क्या है, ये पिगमेंट है इसके अंदर से गुजर जाए। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है कि वापस टकरा कर आ जाए, ठीक है जी। तो व्हाट आर पिगमेंट्स? ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट एब्जॉर्ब द लाइट, ठीक है जी। अच्छा, आमतौर पे जो विजिबल लाइट है ना, इसकी वेवलेंथ इसकी वेवलेंथ जो सी होती है हमारे पास, वो 380 to 750 नैनोमीटर की होती है। यानी ये सारे कलर, जितने भी 7 कलर हैं, वो इस रेंज में आते हैं, ठीक है जी। स्पेक्ट्रम का टॉपिक आप पढ़ेंगे तो आपको डिटेल से पता चल जाएगा। अच्छा, तो पिगमेंट्स के बारे में हमने क्या कर लिया, बात कर ली है। फिर मैं बता रहा हूँ आपको, क्लोरोफिल ग्रीन इसलिए होता है, क्योंकि ये कलर क्लोरोफिल अब्जॉर्ब नहीं करता। अब आपके जहन में आ रहा होगा, सर इंडिगो या येलो क्यों नहीं होता? क्योंकि ग्रीन कलर डार्क है, ठीक है। जैसे ही ग्रीन कलर क्या है, डार्क है, डार्क, इस वजह से वो इनको डोमिनेट कर जाता है। अगर यहाँ पे ग्रीन ना हो तो फिर अक्सर पत्ते आपको येलो नज़र आते हैं, तो फिर वो डोमिनेट कर जाता है, ठीक है जी। तो कई केस में इंडिगो भी हो सकता है। अच्छा,
कलर कैसा होगा किसी पिगमेंट का डिपेंड करता है ट्रांसमिट लाइट, जो उसमें से पास कर जाती हैं, जो उसमें से निकल जाती हैं, जो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, वो डिटरमाइन करते हैं फोटोसिंथेसिस। दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं इस टाइम, जोन सा ना वो टॉपिक की वो क्या कहते हैं, जो मेन बात जिस्ट बता रहा हूँ, क्या पिगमेंट का कलर कैसा होगा डिपेंड करता है उसमें से कौन सी लाइट निकल गई है। फोटोसिंथेसिस कैसी होगी, किस वजह से होगी, कितनी होगी, डिपेंड करता है उसके अंदर कौन सी लाइट एब्जॉर्ब हुई है। यहां तक मेरी बात समझ आ गई आपको, होपफुली समझ आ गई होगी। अब हम साथ बातें करते जाते हैं साथ साथ। ओके, अब पिगमेंट की दो टाइप्स हैं, मेन पिगमेंट, क्लोरोफिल मेन पिगमेंट है। बाकी आते हैं एसेसरी पिगमेंट्स। एसेसरी होता है जो असेस करे, मदद दे, ठीक है जी। अब एसेसरी में दो होते हैं, एक को आप कैरोटीन कहते हैं, एक को ज़ैंथोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। अच्छा, कैरोटीन किस कलर के होते हैं? ये होते हैं रेड टू ऑरेंज। और ज़ैंथोफिल किस कलर के होते हैं? ये होते हैं येलो टू ऑरेंज। मैंने कैसे याद किया हुआ इनको? कैरोटीन के अंदर आर आ रहा है, ज़ैंथोफिल के अंदर वाई आ रहा है, ठीक है। तो ऑरेंज तो दोनों में आ रहा है, रेड टू ऑरेंज, येलो टू ऑरेंज। इस दरमियान इनका क्या होता है? कलर। इनका कलर ऐसा क्यों होता है? फिर याद रख लो, ये इनमें एब्जॉर्ब नहीं होती। जो एब्जॉर्ब नहीं होती उसकी वजह से कलर होता है, याद रखो। अच्छा, बाकी जो लाइट्स है ये इनको एब्जॉर्ब करते हैं। ये असल में लाइट एब्जॉर्ब कर के किसको देते हैं? क्लोरोफिल को देते हैं। ये इसकी मदद करते हैं, असिस्ट करते हैं उसको। इसके बगैर भी फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल करवा सकता है, लेकिन ये जो लाइट एब्जॉर्ब करके देते हैं वो इनके लिए बेनिफिशिएंट होती है। क्लोरोफिल ज़्यादा अच्छे से काम कर पाता है। अच्छा, क्लोरोफिल की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ए, बी, सी, डी। ये तो यूकैरियोट में मौजूद है। बैक्टीरिया में तो क्लोरोफिल की मैं कहता हूँ अन्नी पई हुई है, तो उसको हम कहते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ठीक है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। अब ए बी सी डी में से ए बी का स्ट्रक्चर आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। असल में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, फंक्शनल ग्रुप का फ़र्क है, बाकी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट क्या होता है सेम। और जैसे ही वीडियो खत्म होगी मैं आपको क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर ड्रा करना भी सिखाऊंगा। आपने परेशान नहीं होना, अभी के लिए बस समझ लें है क्या, ठीक है जी। ओके, तो लेकिन अभी मैं एक बात आपको बता दूं, मेन पिगमेंट क्लोरोफिल है। कैरोटीनॉइड क्या करते हैं? कैरोटीनॉइड्स क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल बी क्लोरोफिल ए। इस तरह ये एक सीक्वेंस है कि पिगमेंट लाइट एब्जॉर्ब कर क्या करते हैं, आगे ट्रांसफ़र करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं हम, वो है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। बड़ा कंसंट्रेटेड रहिएगा। अच्छा, पहली बात तो ये है, क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है हेड, दूसरा है टेल। यहां तक इसका हेड है, ये इसका हेड है। गौर से देखते जाए, शाबाश शाबाश शाबाश। अब हेड पूरा ये जो रिंग स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको, इसको कहते हैं पोरफायरिन रिंग। क्या कहते हैं? पोरफायरिन रिंग। इसके अंदर 4 छोटे पायरोल रिंग होते हैं, 1 2 3 4। और ये पायरोल रिंग मुश्तमिल होते हैं कार्बन एंड नाइट्रोजन पर। कार्बन 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 कार्बन, और ये क्या है? नाइट्रोजन। ये 4 होते हैं, ठीक है। और ये कनेक्टेड होते हैं मैग्नीशियम के साथ। अच्छा, बिल्कुल सेंटर में ना मैग्नीशियम नजर आ रही है, ये बड़ी रिजेंबल करती है हीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन के सेंटर में आयरन होता है। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि व्हाई इट रिजेंबल टू द हीम ग्रुप ऑफ आयरन, बिकॉज इट ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन। अच्छा, अगर ये मैग्नीशियम टूट जाए, खराब हो जाए, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय होने के बाद पत्ता पीला हो जाता है, इसको कहते हैं क्लोरोसिस, लॉस ऑफ ग्रीन कलर या येलोविंग ऑफ लीफ इज कॉल्ड एज क्लोरोसिस। जहाँ तक बात समझ आ गई आपको, कोई इशू नहीं है। अच्छा, मैग्नीशियम सेंटर में होता है, बता दिया आपको। याद रखिएगा याद रखिएगा याद रखिएगा, ये एक स्क्वायर फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। स्क्वायर से क्या मुराद है, यहाँ पे आपने गौर करना है। मैग्नीशियम सेंटर में है ना, यहाँ पे एक नाइट्रोजन ये है, एक ये, एक ये, एक ये सारी नाइट्रोजन्स हैं, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देख लेना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा देखना, ठीक है, थोड़ा सा बस। आपने जगह मेरे पास ज़रा कमी है। अच्छा, ज़रा इसको आपने देखना है प्लीज़, तो आपको ये एहसास होगा। इसको भी थोड़ा हम अच्छा सा बना लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। स्क्वायर स्ट्रक्चर होगा, ये इस तरह करके ये स्क्वायर सा स्ट्रक्चर बना रहा होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या, स्क्वायर। और हाँ, यही लाइट एब्जॉर्बिंग है। आपकी बुक में इसको स्क्वायर लिखा होगा, यही लाइट एब्जॉर्बिंग है
और उसके साथ साथ ये हाइड्रोफिलिक है, वाटर के साथ इसकी कोई दुश्मनी नहीं है, इसको पानी का कोई फोबिया नहीं है। उसके रिटर्न में ये जो टेल इतनी मैंने आपको दिखाई हुई है ये हाइड्रोफोबिक है, ये पानी से दूर भागती है। क्यों भागती है अभी पता चल जाएगा आपको। अच्छा, टेल हाइड्रोकार्बन्स की बनी होती है और हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हम जानते हैं, लाइक डिजोल्व लाइक, एक जैसी चीज़ें एक जैसी चीज़ों में हल होती हैं। तो जब ये ऑर्गेनिक है, पानी इनऑर्गेनिक का ये हल नहीं होंगे। अच्छा, इसकी टेल को आप कहते हैं फाइटोल, क्या कहते हैं शाबाश, फाइटोल कहते हैं। ये हाइड्रोफोबिक होती है। अच्छा, क्लोरोफिल ए और बी के स्ट्रक्चर में ना बड़ा माइनर सा फर्क है, और वो माइनर सा फर्क क्या है, ये आर फंक्शनल ग्रुप है। ये आर कौन सा ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप। जरा ध्यान से देखिएगा, अगर इधर CH3 आ गया ना तो ये क्लोरोफिल ए है, और अगर इधर एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, ये मिथाइल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप आ गया ना तो इसको आप कहते हैं क्लोरोफिल बी। ये इनका मोलेकुलर फार्मूला है, ये इनका क्या है, मोलेकुलर फार्मूला। दोनों में कार्बन 55-55, मैग्नीशियम 1-1, नाइट्रोजन 4-4। फर्क आता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर, और वो भी कहाँ आता है, यहाँ पर आता है। ठीक है, क्लोरोफिल ए के अंदर हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, और वो कितने ज्यादा होते हैं, 2 ज्यादा होते हैं। क्लोरोफिल बी के अंदर हाइड्रोजन कम होते हैं, और कितने कम होते हैं, 2 कम होते हैं। इधर 3 है ना, CH3, इधर एक ही H है, तो 1 3 - 1 = 2। तो क्लोरोफिल में ए में 2 क्या हो गया, ज्यादा। अच्छा, क्लोरोफिल ए में ऑक्सीजन नहीं है, बी में है, तो इधर फिर एक ऑक्सीजन ज्यादा होगा। तो ये यहां पर इतना सा डिफरेंस आता है, ये डिफरेंस आता है। ठीक है, क्लोरोफिल जो ए है उसमें 2 हाइड्रोजन ज़्यादा, 1 ऑक्सीजन कम है। क्लोरोफिल बी के अंदर 2 हाइड्रोजन कम है, 1 ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा है। तो इनके स्ट्रक्चर में कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और यहाँ तक हमें ये बातें समझ आ चुकी हैं, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। होपफुली ये बातें सारी आपको समझ आ गई होंगी। अब मैं आपको ड्रा करना सिखाऊंगा, कैसे क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर आप क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। स्टे कनेक्टेड, जो इसमें से शॉर्ट आ चुके हैं वो जल्दी से देख लें, शाबाश। जी, तो डियर स्टूडेंट, अभी अभी हमने देखा कि कैसे एक क्लोरोफिल का पिगमेंट क्या क्या काम करता है, और क्लोरोफिल के बारे में डिस्कस किया, और हमने डिफरेंट पिगमेंट्स के बारे में बात की कि पिगमेंट्स क्या होते हैं। लेकिन हमने ये बात नहीं की कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वो आला होता है, इसका नाम समझ लेना, आपको काम समझ आ जाएगा। स्पेक्ट्रम ग्राफ, फोटो लाइट, मीटर मैयर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यानी फोटोमीटर लाइट को मेजर करने वाला, और फिर रिजल्ट को किस शक्ल में शो करता है, स्पेक्ट्रम ग्राफ की शक्ल में। तो 2 तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम। इस बार स्मार्ट सिलेबस का वो हिस्सा नहीं है। ओके, तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वो वाला है जिससे आप बता सकते हैं कि कौन सा पिगमेंट कितनी लाइट को अब्जॉर्ब करता है। अब हम जाते हैं, मैंने आपको बताया था क्लोरोफिल को ड्रा कैसे करते हैं, मैं आपको ये सिखाऊंगा। तो आए देखते हैं क्लोरोफिल को ड्रा कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने उसका हेड ड्रा करना है। अगर आपने हेड ड्रा करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बैकबोन बनाएंगे। ये मैंने लिखा हुआ है बैकबोन। बैकबोन मुश्तमिल है मैग्नीशियम पर सेंट्रल एटम, और उसके साथ लगी हुई हैं 4 नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन के बाद आपने 5 कॉर्नर रिंग बनाने। बहुत आसान तरीका है, बैकबोन बन चुकी है। 5 कॉर्नर रिंग बनाने से पहले आपने यूँ लाइनें लगा लेनी है, लाइनें लगा ली। अब इसको 5 कॉर्नर रिंग में हम बदलेंगे, 5 कोनों वाला रिंग स्ट्रक्चर। 1 2 3 4 5। इसी तरह इसको, इसी तरह इसको, इसी तरह इसको। ठीक है जी, तो ये आपके 5 कॉर्नर रिंग बन चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कनेक्ट द रिंग। रिंग्स को आपने कनेक्ट करना है, आपस में मिला दें इनको। बहुत ज़्यादा फोकस रहिएगा, देखें मैं कौन सी कार्बन को किसके साथ मिला रहा हूँ। गलत मिला दिया तो स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो ये सारे रिंग्स हमने क्या कर दिए, कनेक्ट कर दी। ये कनेक्ट हो गए रिंग्स। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या करना है, जहाँ जो ऐड होता है वो ऐड कर दें। सबसे पहले तो आप यूँ करें ना, ऐसे। ठीक है जी, ठीक है, ऐसे ऐड करें। कितनी लाइन है, ऊपर वाले जो 2 रिंग हैं उन पे 2 2, नीचे वाले पे 1 1। अब यहाँ पर आना क्या है, इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर C2H5। ठीक है, इधर R फंक्शनल ग्रुप आता है, यानी इधर CH3 आ जाए तो वो क्लोरोफिल A हो जाता है।
इधर CHO आ जाए तो वो क्लोरोफिल B हो जाता है, यानी ये सिर्फ एक जगह पर चेंज आती है तो क्लोरोफिल चेंज हो जाता है। और यहाँ पर क्या आता है CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है जी, ये जी ओके। अब जी नेक्स्ट हमारे पास आता है ऐड बॉन्ड्स। बॉन्ड ऐड करने हैं क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। 1 से लेके 10 कार्बन तक आपने क्लॉकवाइज ऐड करने हैं। यहाँ पे कार्बन नंबर तो हमें पता नहीं, 1 से 10 मैंने कह दिया है, तो नंबर आपने बेटा खुद देने हैं। जहाँ पर R होता है नंबर वहाँ से शुरू करते हैं। केमिस्ट्री का टॉपिक होगा IUPAC नोमेनक्लेचर, सेकेंड ईयर में जाके पढ़ोगे। R जहाँ पर होता है वहाँ से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, ये 8 9, ये 10वीं, ये 11वीं, 12वीं, 13वीं कार्बन, 14वीं कार्बन, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19 एंड 20। ये 20 आपने नंबर दे देने, बाद में मिटा दीजिएगा प्लीज़ ताकि पैड़ा ना लगे। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब आपने 1 से लेकर 10 तक क्लॉकवाइज अल्टरनेट डबल सिंगल। अल्टरनेट का मतलब होता है वैसे जैसे बेंजीन में होता है, एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, यानी 1 से 2 डबल होगा तो 2 3 सिंगल होगा, 3 4 डबल होगा तो 4 5 सिंगल होगा, 5 6 डबल होगा तो 6 7 सिंगल होगा, 7 8 डबल होगा तो 8 9 सिंगल होगा, उसके बाद फिर डबल आएगा 9 10। तो 1 से लेकर 10 तक हमने बॉन्ड्स क्या कर दिए हैं बच्चों, ऐड कर दिए, हम हेड बना रहे हैं। फिर एंटी क्लॉकवाइज में डालने से पहले याद रखें, सबसे पहले काम किया करें 13 वाले पे हमें बॉन्ड बना दिया करें। ये बॉन्ड आता ही आता है ट्रिक के तौर पे। अब एंटी क्लॉकवाइज में क्या आएगा, 19 18, 18 17 में नहीं आएगा, 17 16, 16 15 में नहीं आएगा, 15 14, ये आपके हो गए एंटी क्लॉकवाइज बॉन्ड। यहाँ तक मेरा ख्याल है बातें आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, एक रिंग आपने ना एहतियातन यहाँ भी बना लेना है। 7 9 वाले को बाहर निकालना है, इनको यूँ जोड़ देना आपने आपस में, ठीक है, यूँ ऐसे। तो यहाँ डबल बॉन्ड वो लगा देना, यहाँ पर आपने लगाना है COCH3, ओके, यहाँ O ग्रुप मौजूद होगा, ठीक है जी। ये असल में क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड O, इस तरह ये आपने इसको क्या करना है, ड्रा कर लेना है, ओके। इसके बाद हमारे पास अच्छा एक यहाँ पर H भी मौजूद होता है, ठीक है, वो आप ना भी ड्रा करें तो जहाँ है वहाँ पर H है, जहाँ पर कुछ नहीं है, जहाँ पर ये कौन है वहाँ पर कार्बन है, जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर H मौजूद है हमारे पास। यहाँ तक मेरा ख्याल है बात समझ आ गई। अब हमें टेल बनानी है। टेल बनाने से पहले आपने क्या करना है, CH2 सॉरी C डबल बॉन्ड O एंड O। ये टेल और हेड को इतना सा आपस में कनेक्ट करता है। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं कि ऐड CH2 COO, कहाँ पर, बिटवीन हेड एंड टेल, इसको ऐड करें, ठीक है। अब इसके बाद आती टेल। टेल इंतहाई आसान है। टेल ये है जी, ऐड 8 ग्रेटर साइन, ऐड 8 ग्रेटर साइन। कैसे ऐड करेंगे, 8 ग्रेटर साइन आपने ऐड करने, 1 ग्रेटर साइन, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। अच्छा, कई बच्चे मेरी तरह बड़े कमज़ोर होते हैं, वो O ऑक्सीजन के बाद सिर्फ R लिख दें, काफ़ी, छुट्टी। उस R का मतलब ही क्या होता है, लंबी लंबी चेन, किसकी, कार्बन और हाइड्रोजन की। अच्छा, उसके बाद ऐड पैरेलल लाइन, इवन का मुराद है यहाँ पर ये है ना ग्रेटर के साइन, ये पहला दूसरे वाले पे एक लाइन लगाएं, फिर चौथे वाले पे लगाएं, फिर छठे और फिर 8वें वाले पे इवन पे ये लाइनें लगाएं। इसका ये मतलब ये है। अच्छा, जहाँ पर पहली होगी ना उसके साथ एक डबल बॉन्ड आपने बना देना, ठीक है जी। इसी के साथ हमारी टेल भी क्या हो गई, बन गई। और ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जो है ना हमने बना लिया है, किसका, क्लोरोफिल का। होपफुली आपको बनाना भी आ गया होगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, और अगली वीडियो में हमने पूरे का पूरा फोटोसिंथेसिस क्या करना है, उसका जो लाइट रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन है, सारा ख़त्म कर देना इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।